हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। चैनल में और भी अलग अलग वीडियोज है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सल्तनत काल के जो राजा होते थे जिन्हें हम कहे सुल्तान कहते थे, और उन जो है सुल्तान और उनके राजवंशों के बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। और इस काल का जो है आखिरी महत्वपूर्ण राजा, मतलब जो सल्तनत पीरियड था, है ना, उसका जो महत्वपूर्ण राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और जिसके मरने के साथ ही सल्तनत में बिखराव और कमजोरी आने लगी थी। राजा का नियंत्रण अपने शासन क्षेत्र से ढीला पड़ने लगा था। और इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने 1398 से 99 के बीच भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त कर दी। तो दिल्ली सल्तनत पे कब किसने आक्रमण किया था? तो जो तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत पर जो है आक्रमण किया था। और कब किया था? 1398 से 99 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 से 99 के बीच। और उस टाइम पे क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत जो है उनका काल चल रहा था, सल्तनत पीरियड उसे कहा जाता है, या फिर जो है तुगलक वंश का शासन काल चल रहा था। आगे क्या है कि इस आक्रमण से क्या असर पड़ा? तो अफगानों ने क्या है अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत का शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। और सल्तनत का आखिरी राजवंश जो है इन्हीं अफगानों में से एक समूह लोदियों द्वारा स्थापित किया गया। और इस समय में क्या है, दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण आगरा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया था। सल्तनत की इस कमजोरी का लाभ उठाकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कई राज्य बन गए। और इनमें गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा, दक्षिण भारत के राज्य और राजपुताना में मेवाड़ का राज्य जो है वो प्रमुख था। ये सभी राज्य क्या है आपस में लड़ते रहते थे और इन सबों की इच्छा दिल्ली पर अधिकार करने की थी, क्योंकि वो अभी भी क्या है कि राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कौन? दिल्ली। और वस्तुतः दिल्ली सल्तनत के काल में लगभग 300 वर्षों तक जो है दिल्ली राजधानी रही थी। और यहाँ से भारत वर्ष के अधिकांश हिस्से पर शासन किया जाता था। और इसीलिए यह शहर एक तरह से भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। तो इस चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बाबर का चित्र दिखाया गया है। तो बाबर कौन थे? कि बाबर ने ही क्या है कि मुगल जो है शासन का जो है मुगल साम्राज्य का स्थापक कहा जाता है इसे। और इन छोटे राज्यों में ही बिहार ने क्या है कि नुहानी अफगानों का शासन था। कहाँ पे? बिहार में। और इस राज्य के अधीन फरीद या शेर खां का सासाराम पर नियंत्रण था। तो फरीद या शेर खां कौन थे? ये नुहानी अफगान थे। और वो अपनी योग्यता के बदौलत नुहानी राजाओं के जो है काफी करीब आ गया था। और धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपने को प्रभावी बनाया और आगे नुहानी शासकों के स्थान पर स्वयं बिहार का जो है वो शासक बन गया। बिहार के इस बदलाव से पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खां की संघर्ष की स्थिति बन गई। और बंगाल के शासक जो थे वो शेर खां के इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें शेर खां की जो है वो जीत हुई। और इसके साथ ही क्या हुआ कि वो भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान शासक बन गया। तो 1538 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो जो शेर खां थे, बंगाल के शासक, या बंगाल या बिहार में जो शेर खां या फरीद खां थे उनका, और जो नुहानी शासक थे उनके बीच 1538 में युद्ध हुआ। और जो नुहानी शासक थे उनको हराकर जो शेर खां क्या है वो जीत गया और वो भारत का सबसे शक्तिशाली क्या है कि अफगान शासक बन गया 1538 में। और लगभग इसी समय क्या हुआ, उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि काबुल और कंधार के शासक बाबर के भारत पर आक्रमण हुआ। बाबर स्वयं इस समय के हिंदुस्तान के विषय में जो है अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था। अर्थात जो हिंदुस्तान था वो टुकड़ों में बटा हुआ था। मतलब यहाँ क्या था, अनेक छोटे छोटे राजा जो है वो राज्य करते थे और उनमें से प्रत्येक अपने को क्या है कि सम्राट समझता था। अपने निरंतर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के विषय में हम लोग ऑलरेडी क्या है पढ़े हैं। तो इससे क्या हुआ था कि वस्तुतः भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से होता आया था, क्योंकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शासकों द्वारा कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। और बाबर भी उसी रास्ते से भारत आया। वो अपने छोटे राज्य को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन दौलत के विषय में सुनकर आया था। तो भारत में मुगल राज्य की नींव कब पड़ी थी?
तो यहाँ पे पहले एक चित्र देख सकते हैं, ये मुगल वंश की स्थापना और बाबर के साम्राज्य के बारे में बताता है। तो बाबर का जो साम्राज्य था वो कब था, 1526 से 1530 तक था। और कहाँ से कहाँ तक थे, ये डार्क ग्रीन एरिया में दिखाया जा रहा है, ये बाबर का क्षेत्र था। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1526 में बाबर क्या है अपनी घुड़सवार सेना, तो जिसका उपयोग क्या है भारत में नहीं होता था उस टाइम, मतलब घुड़सवार सेना और तोप का इस्तेमाल जो है भारत में नहीं होता था। बंदूक तथा घुड़सवार तीरंदाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ जो है वो पानीपत पहुंचा। यहाँ दिल्ली के अफगान शासक जो है इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्ष हुआ और इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लूटकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए क्या है राजी कर लिया। और इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को एक एक कर पराजित करते हुए अपने नए राज्य को भारत में स्थापित किया। तो इसी क्रम में क्या हुआ था कि उसने 1527 में चित्तौड़ के शासन जो है राणा सांगा और 1528 में चंदेरी के शासक जो थे कौन थे, मेदिनी राय, और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया। यानी कि 1526 में क्या हुआ था कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें बाबर विजयी हुआ। और फिर 1527 में उसने चित्तौड़ के शासक राणा सांगा थे उनको हराया, है ना, किसमें, ये खानवा का युद्ध कहा जाता है। और फिर जो है 1528 में चंदेरी की युद्ध हुआ और 1529 में क्या है कि पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया या घाघरा के युद्ध में। तो शेर खां का मुगलों के साथ संबंध कैसा था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि शेर खां कुछ दिनों तक क्या था कि बाबर के अधीन मुगलों के सेवा में भी रहा। वहां उसने मुगलों के कार्यकलापों को बारीकी से देखा, जिससे उसे निराशा हुई और उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान बिहार में अपने शासन को मजबूत बनाने पर दिया। उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुगल बादशाह से सीधी लड़ाई के लिए तैयारी भी की। हुमायूं तथा मुगल जो अफगान संघर्ष में क्या हुआ था कि बाबर अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 में मर गया और उसका बड़ा लड़का जो है वो हुमायूं जो है बादशाह बना और उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे प्रबल विरोध अफगानों की तरफ से हुआ क्योंकि अफगान उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। उनका शासन जो था भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था और अफगान विरोध का केंद्र जो था वो कहाँ था, बिहार ही था। यहाँ शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया और इसमें क्या है उसे सफलता भी मिली। पहले क्या था कि सफलता मिली, इसका मतलब हुमायूं जो है पहले बंगाल को जीत लिया। लेकिन शेर खान ने हुमायूं के बंगाल अभियान को नहीं रोका। मुगल बादशाह 8 महीनों तक वहां रहा और इसी बीच शेर खान अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतिरिक्त जो था चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। तो किस किस क्षेत्र को अपने अधिकार में किया, चुनार को, बनारस को, जौनपुर और कन्नौज को। ये बिहार के अतिरिक्त है, मतलब बिहार पे तो कब्जा था ही, बिहार के अलावा चुनार, बनारस, जौनपुर और कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। इसी तरह क्या है कि हुमायूं के आगरा लौटने का मार्ग को क्या है अवरुद्ध कर दिया शेर खान ने और आगरा में हुमायूं के भाइयों द्वारा राज्य प्राप्त करने के प्रयास के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। और इसी क्रम में क्या है चौसा और कन्नौज 2 जगह पे लड़ाई हुई और नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ाइयां हुई और इसमें शेर खान जो है वो सफल रहा और इस प्रकार उसने क्या है कि भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया। तो यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये जो है ये शेर खान का चित्र है। तो मुगल अफगान संघर्ष के इस दौर में अफगानों की जीत का पूरा श्रेय जो है वो शेर खान की सफल कूटनीति को ही जाता है। तो शेर शाह के शासन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे से एक चित्र है, उसको देखिए इस मानचित्र में। ये जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है ये पूरा शेर शाह का जीता हुआ उनका साम्राज्य था और शेर शाह का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1540 से 1545 तक था। तो शेर खान ने राजा बनने के बाद जो था उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की और उसने अपने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की। क्योंकि मुगल और अफगान संघर्ष के कारण भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो है वो प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो गया था। उसने स्थानीय जमींदारों से वसूल की गई लगान को भी सख्ती से प्राप्त किया और जमींदारों को किसानों से निर्धारित दर से अधिक लगान नहीं वसूलने की आज्ञा दी गई। शेरशाह के पहले किसानों से वसूली गई लगान को वो क्या है कि राजा के पास नहीं भेजते थे और भू राजस्व निर्धारण के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसके तहत उपज की अलग अलग किस्मों पर राज्य को मिलने वाले लगान की दर अलग अलग तय की गई।
राजस्व की दर उपज की जो है 1/3 थी और बुआई का जो क्षेत्रफल था वो फसल की किस्म और किसान द्वारा देकर एक पट्टे पर लिख लिया जाता था। सूखा या अकाल के समय जो है वो लगान माफ था और संकट के समय कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया और कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि के लिए नहरों का निर्माण भी कराया गया। शेरशाह ने व्यापार के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया और व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का जो है सख्त आदेश दिया। उसने अपने व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का सख्त आदेश उसने अपने अधिकारियों को दिया। व्यापारियों से पूरे राज्य में मात्र 2 ही जगह कर लिया जाता था और चूंकि शेरशाह को अपने नए राज्य को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत थी और व्यापार से आय हो सकता था, इसलिए उसने व्यापार की उन्नति पर जो है पूरा ध्यान दिया। शेरशाह ने व्यापार और विकास के लिए यातायात के साधनों को उन्नत बनाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई एवं कुछ नई सड़कों का निर्माण भी। सड़क के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए सरायों का निर्माण करवाया, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों कर्मचारी रहते थे। व्यापार का विकास हो सके इसलिए व्यापारियों से लिए जाने वाले कर को फिर से तय किया गया और सरायों के आसपास गांव या छोटे शहरों को बसाया गया। आज भी आपको कई गांव एवं शहरों के नामों के बाद में जो है वो सराय मिल जाएगा, जैसे कि मुगल सराय, दलसिंह सराय, बेगूसराय इत्यादि। और दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में शेरशाह ने सल्तनत काल में प्रचलित व्यवस्था को ही बनाए रखा। और इस विषय में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़े हैं और शेरशाह ने केवल उसे प्रभावी बनाया। और इस प्रकार ये कहना सही होगा कि शेरशाह का शासनकाल मात्र जो है वो 5 वर्षों का ही रहा और मरने के बाद ही उसका राज भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसके उत्तराधिकारी जो है वो शेरशाह की व्यवस्था को नहीं संभाल पाए और फिर भी कम समय में ही क्या हुआ था कि उसने जो भी कार्य किए, जनता पर जितना प्रभाव इन कार्यों का हुआ वो इतिहास में शेरशाह और उसके अफगान राज्यों के महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। स्मरणीय है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका जो है वो निर्णायक थी, क्योंकि शेरशाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। तो यहाँ पर एक चित्र है, इसमें देख सकते हैं ये अकबर जो बादशाह थे उनका चित्र है। तो बादशाह अकबर और मुगल साम्राज्य का मजबूत होना। तो शेरशाह के उत्तराधिकारियों के कमजोर होने के कारण हुमायूं जो है वो दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार करने में एक बार फिर सफल रहा। शेरशाह का जो टाइम पीरियड था वो 1540 से 1545 तक ही था और 10 साल तक उसके जो है उत्तराधिकारियों ने राज किया। और उनके उत्तराधिकारियों के कमजोर होने के बाद हुमायूं ने क्या किया कि फिर से 15 साल बाद यानी कि 1540 से 1555 का जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का ही होता है। तो 1555 में फिर से अधिकार करने में एक बार सफल रहा, परंतु वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका और उसका बेटा जो है अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। कब बना? 1556 ईस्वी में। और उस समय हिंदुस्तान में मुगल वंश का जो है राज्य ठीक से जम नहीं पाया था। चारों तरफ से दूसरे राजा मुगलों को खदेड़ने पर तुले थे और अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के प्रमुख अधिकारी जो थे बैरम खान ने जो है शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। उसने पहले अपने राज्य को बढ़ाने फिर उसे मजबूत करने का काम शुरू किया। अकबर ने जो है मुगल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को सैनिक अभियान द्वारा अधिकार में लिया गया। राज्य का आरंभिक विस्तार 1556 से 1576 के बीच हुआ और उन दिनों आज के मध्य प्रदेश के इलाके में 2 महत्वपूर्ण राज्य थे। कौन कौन से? तो एक पहला जो था एक राज्य क्या था? मालवा था। और वहां किसका राज था? जहां राजा बाज बहादुर था। तो मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर था और उनकी राजधानी क्या थी? मांडू थी। और दूसरा प्रमुख गढ़ जो था, प्रमुख राज्य था, वो गढ़ कटंगा या गोंडवाना था। और 1561 एवं 1562 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुगलों ने जो है वो अधिकार कर लिया। विजय के बाद मुगल सेनापति अधम खां को जो है वो बहुत धन प्राप्त हुआ, जिसे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया और इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से उस धन को प्राप्त किया। तो यहाँ पर एक चित्र है, उसको देखेंगे कि अकबर के अधीन जो मुगल साम्राज्य थे उनका चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो अकबर के अधीन जो मुगल साम्राज्य थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कश्मीर जो था वो 1586 में जीता गया था, वहीं पटना को 1574 में जीता गया था, मालवा को 1561 में, बीजापुर को 1685 में जीता गया था और गोलकुंडा को 1687 में। तो ये जो यहाँ पे रेड वाला पार्ट है वो अकबर के टाइम में जीता गया था और बाद में जो व्हाइट वाला पार्ट है ये मुगल साम्राज्य के बाकी जो अकबर के बाद के जो राजा बने उनके द्वारा जीता गया था।
तो यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल, पटना और बंगाल एक उसको 1574 में जीता गया था, वहीं गुजरात को 1562 में ही जीता गया था। और आगे इतना क्लियर नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अगले 10 वर्षों तक अकबर ने क्या था, राजपूताना के अधिकांश भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया और गुजरात और बंगाल को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का था, वहां महाराणा प्रताप का राज था। उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार किया और जीवन भर जो है विरोध करता रहा। यद्यपि उसका दुर्गम किला जो है अकबर द्वारा जीत लिया गया और चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज्य जो था वो रणथंभौर को अकबर के द्वारा जीता गया। इन विजयों के बाद अधिकांश राजपूत राज्यों जैसलमेर, बीकानेर आदि ने अकबर के समक्ष जो है समर्पण कर दिया और इसके बाद अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में किया। यह प्रदेश बाहरी देशों से व्यापार के कारण काफी समृद्ध बन गया था और यह भारत के साथ होने वाले विदेशी व्यापार का जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र था। मुगलों के नियंत्रण के पश्चात इससे क्या है कि अच्छी आय प्राप्त हो सकती थी और यहाँ की भूमि भी जो है जो काफी उपजाऊ थी एवं शिल्प कला जो है काफी उन्नत अवस्था में थी। इसीलिए अकबर ने इस क्षेत्र को जीतना जो है वो उसको बहुत जरूरी समझा और इसी विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और इसके विषय में जो है हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो अकबर का ध्यान भारत के एक अन्य उर्वर क्षेत्र जो था वो क्या था, बंगाल था, वहां पर गया। वहां अभी भी अफगानों का राज था और उनके पड़ोसी बिहार पर भी क्या है कि अफगान शासन ही था। 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन दोनों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और ये अफगानों का आखिरी राज्य था जिस पर मुगलों का जो है अधिकार हुआ। इन विजयों के पश्चात अकबर ने क्या किया, पश्चिमोत्तर सीमांत को सुरक्षित बनाने पर बल दिया और उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और अफगान जो है वो कबायलियों के विद्रोहों का दमन किया। तदुपरांत क्या हुआ कि दक्षिणी भारत के पठारी क्षेत्रों के राज्यों पर अभियान किया और फलस्वरूप खानदेश जो था, खानदेश एक जगह था, तो खानदेश कहाँ था, दक्षिणी भारत की एक जगह था और पूर्णतः अहमदनगर, और अब खानदेश को पूर्णतः जीत लिया पूरी तरीके से और अहमदनगर को आंशिक रूप से उसके शासन के अधीन आ गया। तो वही कहते कि 1602 में जब राजकुमार सलीम ने विद्रोह किया तो उसके कारण अकबर को दक्कन का अभियान जो है वो स्थगित करना पड़ा और 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई। तो मुगल राज्य के जो अमीर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जो अमीर कहलाए और इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था और इन अमीरों ने में क्या अधिकांश जो थे वो तुरानी थे जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। तो तुरानी कौन थे, जो तुर्किस्तान से आए हुए जो लोग थे उन्हें तुरानी कहा जाता था और इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को जो है वो नहीं मिल रहा था, वे अपने को बादशाह के बराबर समझने लगे थे और उनके पास क्या है कि अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग ये स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। वो क्या है ये भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने और अकबर को जो थी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अकबर ये चाहते थे कि उसका आदेश जो है सभी लोग माने और अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए जो है उन्होंने कई स्थायी उपाय भी किए। उसके दरबार में जो है ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग दिया। इनका साथ लेकर अकबर ने जो है तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों को अमीर बनाने की कोशिश, आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं हो इसलिए अकबर ने कुछ और भी उपाय किए। उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमीर बनाने की कोशिश की। वो जानता था कि राज्य मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के शक्तिशाली और मजबूत लोगों का समर्थन लेना जरूरी होगा और ऐसे दो सामाजिक वर्ग थे, एक तो राजपूत थे और दूसरे जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवार जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे। दूसरी बात यह कि बादशाह यह भी सोच रहा था कि अगर वह किसी नए समूह को प्रशासन में शामिल करेगा तो वह समूह हमेशा बादशाह का जो है वो समर्थन करेगा और इस सोच के साथ उसने भारतीय मुसलमानों को दरबार में जो है ऊंचा स्थान दिया। इस नए वर्ग को वो अपने समर्थन से धीरे धीरे मजबूत बनाते गया और इसका असर ये हुआ कि ईरानी और तुरानी अमीर जो है वो दोनों नियंत्रित रहे। राजपूतों को जो है अमीर बनाने की कोशिश, तो भारत की शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग का समर्थन मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अकबर ने यही सोचकर इससे दोस्ती का प्रयास आरंभ किया। राजपूत अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवाह संबंध की नीतियों को अपनाकर अपने अधीन कर लिया। अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने ये बात रखी कि अगर वे इसके अधीन हो जाते हैं तो उनके राज्य में उन्हें राज करने देगा
और मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें जागीर भी दी जाएगी। तो कुछ राजपूत राज जो है इस प्रस्ताव को मानकर मुगल अमीर बन गए। इस तरह अकबर ने जो है राजपूतों को अपना समर्थक बनाया और उनकी धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था, यानी कि जो पिलग्रिमेज टैक्स है, वो 1562 में उसने बंद कर दिया। और आगे जाकर 1564 में जजिया कर जो था जजिया कर जो लिया जाता था उसे भी बंद कर दिया। तो ये दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। तो 1562 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद हुआ और 1564 में जजिया कर बंद हुआ। मुगल प्रशासन एवं मनसबदार के बारे में जानेंगे कि मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव अकबर ने सुदृढ़ की और उसी के पास समय और शक्ति दोनों थी, जिसके कारण वो ऐसा कर सका। राज्य में मौजूद गांवों और शहरों का जो है प्रशासन पहले जैसा ही रहा और अकबर ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया, इसकी जानकारी उसके दरबार में रहने वाले अबुल फजल की जो है रचना अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलती है। अबुल फजल की रचना के अनुसार जो है साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबा या प्रांत कहा जाता था और इसका प्रमुख जो है वो सूबेदार कहलाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों कार्य करता था। और अकबर का साम्राज्य जो था वो कितना 15 सूबों में बटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सूबों में बटा था? 15 सूबों में बटा था। और सूबा जो है वो किसमें? सरकार में विभक्त होता था, जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। और सरकार या जिला आज की तरह कई परगनों या प्रखंडों में बटा होता था, जो यह भी आज के प्रखंड से काफी बड़ा होता था। यानी कि जो सबसे बड़ा क्या होता था कि जो साम्राज्य है वो प्रांत में बटा होता था। प्रांत को ही क्या बोला जाता था? सूबा कहा जाता था। और सूबा फिर सरकार में बांटा जाता था। सरकार को क्या बोला जाता था? जैसे जिला है वो बोला जाता है। और जिला फिर प्रखंडों या परगनों में बटा रहता था। तो ये उसका जो है डिवीजन था। और अकबर के टाइम पे 15 जो है वो सूबा था। मुगल मनसबदार के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल सम्राट जो है कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था और इन्हीं अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार थे और मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश जो है वो लागू करते थे। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेदारियों को भी निभाते थे और प्रत्येक मनसबदार को उनके जात के अनुसार पदक्रम एवं वरीयता प्राप्त थी, जबकि सवार के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना और उससे जुड़े साजो सामान को रखना पड़ता था। और इसे जो है अब हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट उसका दिया हुआ है कि मुगल मनसबदार जिसका जो है 5000 जात का मनसब होता था, उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। उन्हें जो है 340 घोड़े, 100 हाथी और 800 ऊंट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियां रखनी होती थी। और इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी उन्हें रखने पड़ते थे। और ये उदाहरण इसलिए है कि मनसबदारियों के सैनिक दायित्व को बताता है। तो क्या है कि राज्य में शांति बनाए रखने का काम भी किनका होता था? ये मनसबदार का ही काम होता था। और राज्य विस्तार करने के लिए बादशाह द्वारा लड़ी गई लड़ाई में ये लोग उसी सेना का सहयोग करते थे। मनसबदारों की जो है कई श्रेणियां होती थी, अर्थात पद के आधार पर उनमें भी कुछ बड़े, कुछ मध्यम दर्जे का, तो कुछ छोटे होते थे। जैसे आज के अधिकारियों में भी इस तरह का विभाजन होता है। बड़े मनसबदारों को जिनकी संख्या बहुत कम थी, उसको क्या अमीर कहा जाता था। और अमीरों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। 8,000 रुपया महीना जो है वो 8,000 महीना से 45,000 रुपया प्रति महीना तक वेतन प्राप्त करने वाला जो है वो अमीर होता था। और निम्न स्तर के जो है मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था, मगर उच्च स्तर के मनसबदारों को जागीरें जो है वो प्रदान की जाती थी और ये जो है वो जागीरदार कहलाते थे। जागीर के अंतर्गत इन्हें निर्धारित लगान वाली भूमि जो है वो आवंटित की जाती थी और जिसकी लगान जो है ये प्राप्त कर अपना जो है ये खर्चा पूरा करते थे। यानी कि जो जागीरदार होते थे उनको जो है वो जमीन दी जाती थी और उन्हीं से जो है उनको जो आय प्राप्त होता था वो उनका वेतन होता था। जमीनों से जो लगान प्राप्त करके जो वेतन आय प्राप्त होता था वो उनका क्या होता है? वेतन होता था। तो ये था जागीरदारी सिस्टम के बारे में। तो ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसका जो बाकी बचा हिस्सा है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।